हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल से। लेकिन अब पढ़ेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभिक्रियाएं कितने प्रकार देखते हैं। अब आता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है और इसको क्यों ज़रूरी होता है किसी भी समीकरण को संतुलित करना। तो जो समीकरण होता है, जो रासायनिक समीकरण होता है, तो आपका रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है। अब आप बोलोगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये इसकी पालना क्यों करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने द्रव्य परमाणुओं की संख्या उत्पाद बनने से पहले था उतने ही उत्पाद बनने के बाद रहेंगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। द्रव्यमान संख्या हमेशा नियत रहती है, इसलिए हमें उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी कि जब पहले अभिकारक जो भी अभिकारक हमने लिए थे उसके जितने भी परमाणु लिए थे, जितने भी परमाणु संख्या लिए थे, परमाणुओं की संख्या लिए थे, उतनी ही जब उत्पाद बन जाएगा तो उसमें भी उतने ही परमाणु की संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह संतुलित समीकरण है, अगर नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण होता है। और संतुलित समीकरण अगर नहीं है तो उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। जैसे हमारे पास ये है, कोई भी समीकरण है, जैसे Fe + H2O, ठीक है, Fe + H2O। Fe यानी लोहा। Fe क्या होता है? लोहा, ठीक है, इसको फेरस बोलते हैं। Fe यानी फेरस। ये H2O वाटर, जल, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है। ये अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा, ठीक है, Fe3O4 बना लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। अब देखिए इसमें देखो, अब ये इस समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं। ये समीकरण देखो, इसमें ठीक है, ये अब इसमें देखो, यहाँ Fe के परमाणु कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ O हाइड्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के 2, ये तो सही है। ऑक्सीजन के यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ये समीकरण असंतुलित, ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्या है? असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है तो स्टेप होती है, तो आप उनसे अगर करोगे तो कोई भी समीकरण आसानी से संतुलित हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपके समीकरण में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके जो परमाणु संख्या है इनको छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास तत्व बच रहे हैं, जितने भी एलिमेंट है, उनके परमाणु संख्या को आप यानी कि उनकी संख्या समान बना लीजिए। इधर भी समान होनी चाहिए और इधर भी समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो और इनको बाद में करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। अब देखो इसमें Fe यहाँ कितना है? 1 और यहाँ 3। तो यहाँ पे मैं कितने लगाऊं कि ये, अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊं तो ये 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ये अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? अब कितना हो गया? 3। Fe कितना हो गया? 3, और यहाँ पर भी 3 था। अब ये दोनों तरफ बराबर हो गए, ये तो बराबर हो गए। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ये बराबर है, ठीक है। अब इसमें और कोई दूसरा नहीं है। अब क्या बच रहा है? हाइड्रोजन ही बच रहा है ना, और ऑक्सीजन बच रहा है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लेता हूँ। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, इन 2 को कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन के हमें 4 बनाने हैं, तो अगर ऑक्सीजन की 4 बनानी है तो मैं क्या करूँ? यहाँ अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब ऑक्सीजन के इधर 4 हो गए ना, लेकिन
ऑक्सीजन तो हो गई, इधर भी 4 और इधर भी ऑक्सीजन के 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इधर मैं 4 कर सकता हूँ, इधर मैं 4 कर दूंगा। अब देखो हाइड्रोजन इधर 8, इधर हाइड्रोजन 8, ठीक है, इधर फेरस 3 यानी कि Fe 3 और ऑक्सीजन भी इधर भी 4 और इधर भी 4। तो ये अब आपका संतुलित समीकरण बन गया। ये आपका कैसे किस प्रकार का समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण बन गया। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो। और ये संतुलित समीकरण हर बार एग्जाम में याद रखना, ठीक है। ये तो इसकी प्रोसेस अभी और करेंगे, रासायनिक ये जो रासायनिक समीकरण है इनको और संतुलित करेंगे। अब याद रखना, ये हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। तो याद रखना, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से इसको जाना जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार, ठीक है। अब अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, यही होती है मेन तो, ठीक है। फिर इन्हीं के बाकी इनके पार्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वियोजन, पहले तो संयोजन करवाएंगे, ठीक है, संयोजन। अब पढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिला के एक उत्पाद बनाया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो, एक बॉयफ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होती है, वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, उनके एक रिलेशन बनती है। उस रिलेशन को क्या बोला जाता है, सही, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार ये भी होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसको और अगर हम बेसिक चीज़ से समझे तो या कैसे समझेंगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मिलना संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इनके बीच में ब्रेकअप होना वियोजन अभिक्रिया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिलना संयोजन अभिक्रिया और इनका ब्रेकअप होना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, ऐसे नहीं है कि वो कहलाती है, मैं तो ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी मत याद कर लेना, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या
संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास कार्बन है, मैंने ये पहले भी लिया था। ठीक है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? CO2। कार्बन एक प्लस इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक अभिकारक किए, ये दोनों मिलके क्या बना लिया? CO2 बन गई। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इस प्रकार CO2 बन गई, तो ये एक उत्पाद बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है? सॉलिड। देखो, मैं इसकी जो अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की जो अवस्था है, मैंने इसके नीचे लिख दिया। ऑक्सीजन किस रूप में है हमारे पास? गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में। ठीक है, G लगाया जाता है छोड़। ठीक है, और ये भी किस रूप में प्राप्त हुआ? में गैस के रूप में। ठीक है, कार्बन किस रूप में था? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में था। ऑक्सीजन किस में था? गैस अवस्था में। CO2 बनी आपकी, वो भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। ठीक है, तो और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही जल का बनना। ठीक है, ऐसे ही जल का निर्माण होना। ठीक है, जल का निर्माण होना। जल कैसे बनता है? ठीक है, जल कैसे बनता है? आपसे कोई पूछ ले कि जल कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो H2O ये जल बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है, पानी बनता है। H2 की अभिक्रिया O2 से करवाएंगे तो ये पानी बनेगा आपका। अब देखो, ये संतुलित समीकरण है कि नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1, तो क्या करूँ? यहाँ पे मैं 2 लगा दिया, तो यहाँ कितने हो गए? 2। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर भी इसके 2 लगा दूंगा, तो यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन 2, ये अब अभिक्रिया ये संतुलित हो गई। अब देखो ये, ठीक है, अब ये किस में बनेगा? ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा आपका। किस में? लिक्विड फॉर्म में। ये किस में थी? गैस फॉर्म में। ये किस में थी? ऑक्सीजन किस फॉर्म में थी? गैस फॉर्म में। ठीक है, किस में थी? गैस की अवस्था में। तो क्या बना? वे लिक्विड। क्या बना? लिक्विड। ठीक है, पानी लिक्विड अवस्था में तो होता है, यानी कि तरल अवस्था में। ठीक है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में तो पाया जाता है पानी। ठीक है, और पानी का ही ठोस रूप क्या होता है? बर्फ़ होती है। और इसका गैस रूप क्या होती है? जो जलवाष्प होती है वो इसका गैसीय रूप होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कारण है। और आपसे पूछ ले कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण दो, तो कार्बन का जलना या कोयले का दहन। ये कार्बन होता है, ये कार्बन क्या होता है? कोयला ही होता है, तो कोयले का दहन। दूसरा, जल का निर्माण होना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। इधर लिखें, इधर देखना, ये इतना समझ में आ गया। अब इधर देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना, ये देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होगा? जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है,
ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं जल मिला देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं जल मिला देता हूँ तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, अगर इसमें मैं जल के अणु मिला देता हूँ, ठीक है, जल के अणु मिला देता हूँ तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? ठीक है, जो आप चुना हुआ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। आपने घरों में सफ़ेदी करने के लिए जो हम यहाँ तो नहीं होती, शहरों में तो, गांव में लोग जो चूना पत्थर होता है वो लेके आते हैं। ठीक है, जो चूने का जो कली का जो भट्ठा होता है वो लेके आते हैं और उसमें उसको पानी में डालते हैं। पानी में डालते ही उसमें छिपी अभिक्रिया होती है, यानी कि उसमें आग जलने लगे, मतलब वो गर्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, उसमें उससे बाहर निकलती रहती है। तो वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर उसमें मैं पानी मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? इसको अनबुझा चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? अनबुझा चूना। अनबुझा चूना। ठीक है, अनबुझा चूना। जो पत्थर होता है कली का उसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसमें मैं H2O मिला देता हूँ, H2O, ठीक है, अगर जल मिला दिया लिक्विड फॉर्म में तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। अब बुझे हुए चूने का उपयोग जो दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पे सफ़ेदी करने के काम में आता है। ठीक है, तो याद रखोगे बुझा हुआ चूना किस काम में आता है, नोट लगा के लिखोगे। ठीक है, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए काम आता है। ठीक है, दीवारों पे सफ़ेदी करने के काम आता है। याद हो जाएगा। कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अनबुझा चूना। इसमें H2O मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो सफ़ेदी होती है वो प्राप्त हो जाएगी और उससे अगर दीवारों पे करते हैं तो उसमें चमक आती है। ठीक है, इतना याद हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद में आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 से अभिक्रिया करके, CO2 से रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर का पत्थर सुना है आपने? फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मार्बल। ठीक है, अगर अब लोगों की देखो सोच किस प्रकार की है, मतलब लोग इंग्लिश में किस प्रकार सोचते हैं, हिंदी में किस प्रकार। वो अपने घर में ना मार्बल के पत्थर लगवा रखा है, तो बोलेंगे हाँ मार्बल, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इतना वो शौक नहीं हो गए कि यार मार्बल का पत्थर कोई भी लगवा लेता है, मार्बल का पत्थर तो। लेकिन आप उनको ये बोलो कि संगमरमर, क्या? संगमरमर, संगमरमर, ये संगमरमर का पत्थर लगवा रखा है। संगमरमर का पत्थर लगवा रखा, इतना अमीर आदमी है वो, संगमरमर का पत्थर लगवा रखा। कई बार हिंदी में बोलोगे तो फ़र्क पड़ जाता है, इंग्लिश में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश उनको पता ही नहीं होता कि संगमरमर को ही ये मार्बल बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? जब दो या दो से अधिक विकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के देखें हमें कार्बन का दहन, ठीक है, या कोयले का दहन, दूसरा जल का निर्माण होना,
तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, यानी संगमरमर बना देता है। तो ये एक उत्पाद, ये एक अभिकारक था, ये दूसरा अभिकारक, ये आपस में मिलके एक उत्पाद बना लिए। इसमें भी देखो, ये एक अलग अभिकारक, ये एक अलग अभिकारक, दो अभिकारक हैं, ये आपस में मिलके एक उत्पाद बना लिए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। नई हेडिंग डालोगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया या उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आया? जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है, या वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कैल्शियम क्लोरेट, ठीक है, कैल्शियम, ये एक पदार्थ है, क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, यह है पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको गर्म किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने का साइन ऐसे ट्रायंगल के जैसे होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। ये साइन किसका है? गर्म करने का, हीट करने का, ठीक है, हीट करने का। तो अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये टूटेगा 2KCl, ठीक है, ये किस में टूटेगा? KCl में टूटेगा। किस में टूटेगा? KCl में। एक KCl बनाएगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, ये पोटेशियम है, इसके एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम के एक अणु के साथ अभिक्रिया, ये कैल्शियम है, ये पोटेशियम है, इस कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। फिर उसके बाद में यहाँ क्या बचा? ऑक्सीजन। क्या बचा? यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना, क्या ये संतुलित समीकरण है? देखो इधर देखना, यहाँ पे ये कितना था?
कैल्शियम कितने थे 3, पोटेशियम 3, पोटेशियम कितने थे, पोटेशियम ठीक है, हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एक उत्पाद अमामिक ये क्या था, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड था, तो इसकी ये इसको गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, ये बन गया। इसके बाद में एक और देखते हैं, दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। अगर FeSO4 FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट, इसकी ठीक है, अगर फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, ये क्या था, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, ये क्या था, फेरस सल्फेट। अब ये क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस इसमें SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये बाहर निकलेगा, प्लस ये भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या क्या बनाएंगे, Fe2 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO3, ठीक है, SO3 ये बना लेंगे। अब देखना ये कैसे बने। ठीक है, ये तो बना लिए। अब देखना ये जो Fe है ये इसके ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे ना, 2 फेरिस थे। ठीक है, ये इसको लेके जाएगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ, ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और ये एक यौगिक बना लेगा। Fe इसके साथ अभिक्रिया करके ये बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना बचा, ठीक है, 3, यहाँ 2 × 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। ठीक है, 3 तो यहाँ आ गए, बचे कितने, 5। ऑक्सीजन कितने बच गए, 5 बच गए। अब 5 बच गए ना ऑक्सीजन के। ठीक है, अब देखो सल्फ़र यहाँ 2, सल्फ़र कितने हैं, यहाँ 1 सल्फ़र इसको लेके जाएगा, 1 सल्फ़र 2 ऑक्सीजन को लेके जाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 1 सल्फ़र 2 ऑक्सीजन को ले गया, 1 सल्फ़र 2 ऑक्सीजन को लेके चला गया। इसके पास अब कितने बचे, 3 ऑक्सीजन कितने बचे, 3, और 1 सल्फ़र और बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, हमने फेरस सल्फेट के कितने अणु लिए, हमने 2 अणु लिए थे। ठीक है, 2 अणु के रूप में लिया था। तो ये अब एक सल्फेट बचा, 1 सल्फ़र बचा, 1 सल्फ़र दूसरे, अब ये 2 बचे ना, ये इसको लेके चला जाएगा, तो ये बन गए यहाँ पे। अब ऑक्सीजन भी 2 2 4, 2 और 3 5, 5 और 3 8 हो गई। ठीक है, Fe2 यानी कि फेरस भी कंप्लीट, फेरस कंप्लीट हो गया, सल्फर भी 2 कंप्लीट हो गए। तो ये आपकी एक संतुलित समीकरण बन गई। तो इस प्रकार एक यौगिक था फेरस सल्फेट था, वो किस में बना, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया। तो
इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया होगा। अब आगे और पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये तो हो गई वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। अगर आपने लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप इसको, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो आप रिवाइज करके इसको बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, बैक करके इसको देख सकते हो। अब इसके बाद इस देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किस प्रभाव में संपन्न होती है। तो वियोजन अभिक्रिया सामान्य रूप से नॉर्मली, ये मिटा सकता हूँ मैं, वियोजन अभिक्रिया की ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन में मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया फर्स्ट क्या चला था यहाँ पे लिख देता हूँ। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः 3 प्रभाव में संपन्न होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रभाव से संपन्न होती है। 3 प्रभाव कौन कौन से? पहला, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिकीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, और आता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिक विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन, 3 प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। एक तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिकीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। ठीक है, पहला देखते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा से संपन्न होती है उसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ में आ गया। उस वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कि वह अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा संपन्न या पूरी होती है उसे ऊष्मीय अभिक्रिया, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना कैसे। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये पहले भी हमने पढ़ा था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था Pb नाइट्रेट। ठीक है, ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसमें अगर इसको गर्म किया जाता है या इसको ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, इसको गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो ये PbO
ये क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, PbO। PbO लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। और NO2 गैस, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके रूप में संपन्न हुई, किसके प्रभाव में संपन्न हुई? ऊष्मा के प्रभाव में। अब हम करते हैं प्रकाश के अभाव में। ठीक है, अब इसका एक खत्म हो गया, किसके अभाव में खत्म हो गई? ये प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में। अब दूसरा देखते हैं प्रकाश के अभाव में। ठीक है, या प्रकाशीय अपघटन। अब क्या देखते हैं? प्रकाशीय अपघटन देखते हैं कि प्रकाश के रूप में कैसे अपघटन होता है। प्रकाश के रूप में कैसे अपघटन होता है, तो वही सेम है। वह वियोजन अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा था, इसमें बस प्रकाश लगा दो। वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रभाव से संपन्न होती है, या जो प्रकाश से संपन्न होती है, वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश से संपन्न होती है, प्रकाश से संपन्न होती है, उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे AgCl यानी कि Ag क्या होता है? Ag क्या होता है? आर्गन। ठीक है, आर्गन, Ag आर्गन। ठीक है, आर्गन क्लोराइड, आर्गन AgCl की अभिक्रिया प्रकाश के जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में करवाते हैं। सूर्य का प्रकाश, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो इसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, या जो अभिक्रिया की परिस्थितियाँ होती है, जैसे ताप दाब, ठीक है, और ये उत्प्रेरक, ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे? तीर के निशान पे। तो हमने सूर्य का प्रकाश कहाँ पे लिखा? इस तीर के निशान पे। ठीक है, तीर के निशान पे। तो क्या बनेगा? ये किस में टूटेगा? Ag प्लस क्लोरीन, Ag प्लस क्लोरीन में ये टूट जाएगा। ठीक है, AgCl की अगर अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में करवाते हैं, ठीक है, AgCl को अगर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो Ag प्लस क्लोरीन, Ag प्लस Cl2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया उसमें अपघटन, दूसरा हो गया प्रकाशीय अपघटन। अब तीसरा क्या था? विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत का अपघटन कैसे होता है? ठीक है, विद्युत अपघटन कैसे होता है? विद्युत अपघटन कैसे होता है? ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो संघटक है वो आपस में टूट जाते हैं, संघटक टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत अपघटन से संपन्न होती है, या जो विद्युत धारा से संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वो देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे देखो, किसी जलीय विलयन, ठीक है, किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर
करने पर उसके संगठक उसके कंपोनेंट्स उसके संगठक आपस में संगठक वियोजित हो जाते हैं या कंपोनेंट्स उसके वियोजित हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। H2O है, क्या है? वाटर है। क्या है? पानी है। अगर पानी में आप विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पानी में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, जैसे आप पानी में गर्म करने के लिए रोड लगाते हो ना, रोड लगाते हैं, ठीक है, विद्युत धारा, तो उसी प्रकार तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगी? H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो किस में विद्युत धारा पर, अगर जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब ये लिक्विड फॉर्म में और ये गैस के, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो लिए जाता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, दो पट्टे होती हैं, एक कैथोड एक एनोड। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन के अणु उस पर चिपक जाएंगे, उस पर लग जाएंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ पाई जाएगी? कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ पाई जाएगी? एनोड पे। तो अब पढ़ते हैं हम ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं, देखो अब पहले पढ़ते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छेपी का मतलब होता है बाहर निकालना। ऊष्मा यानी हीट और छेपी यानी होता है बाहर निकालना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन होना। अब प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि प्राकृतिक गैस को जलाना। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है? जो मीथेन होती है CH4, ठीक है, जो मीथेन होती है CH4, ये क्या होती है? मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। जब भी, अब याद रखना, प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन गैस जो मार्स के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम मार्स गैस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस क्यों बोला जाता है? मार्स यानी जो दलदली क्षेत्र होते हैं,
ठीक है। दलदली क्षेत्र होते हैं, जो कीचड़ वाले जगह होती है, वहाँ से ये इसका उत्सर्जन होता है, वहाँ ये पाई जाती है, मतलब वहाँ से इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, मार्स गैस भी इसको बोला जाता है। तो अगर मार्स गैस को, इसको मीथेन को अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ, मार्स को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो क्या बनेगा का, ठीक है। ये कार्बन है, इसके ये कार्बन है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और H2O, और क्या बनेगा H2O, और जल बनेगा, प्लस ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो मीथेन का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा आपकी एग्जिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये तीर का साइन है, ठीक है। ये तीर का साइन दिखाता है कि आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर आ गया। फिर ऐसे ही होता है ग्लूकोज का दहन, ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन, या हाँ ग्लूकोज का विखंडन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आपने ग्लूकोज तो सुना होगा नाम, आप पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज होती है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं कि जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं, अगर हमें फूड की कमी हो पानी की कमी हो जाती है, तो हमें बोतल के रूम जो बोतल चढ़ाई जाती है, बोलते हैं ना कि इसको पानी की, डॉक्टर बोलता है कि अगर आप बीमार हो गए, आप में पानी की कमी आ गई, तो बोलेगा कि आपको एक ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, आप बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो वो बोतल में क्या होता है, वो ग्लूकोज ही होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो लिखेंगे C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। अगर इसका विखंडन किया जाता है, ऑक्सीजन की 6 अणु मैं ऑक्सीजन के लेता हूँ, कितने अणु, 6 अणु या 6 अणु मैं ऑक्सीजन के लेता हूँ, तो क्या बनेगा देखना। पहले तो जो बाहर लिया था वो ऐसे कैसे निकल जाएगा, ये ऐसे कैसे बन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, फिर जल और ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा एग्जिट हो जाएगी, ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो C6H12O6 प्लस इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसका दहन किया जाता है या इसका पाचन किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का पाचन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस जल प्लस आपकी ऊष्मा बाहर निकल जाती है, ऊष्मा बाहर। डेफिनेशन से देखते हैं, वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया
कहते हैं। ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसको ऊष्मा देता हूँ, इसको ऊष्मा देता हूँ, अगर मैं इसको ऊष्मा दिया तो क्या बनेगा, CaO + CO2। देखो आपका संगमरमर का कोई पत्थर है, संगमरमर का पत्थर है, अगर मैं उसको गर्म करूँगा, गर्म करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनबुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनबुझा चूना + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके संगठक यौगिक से, उसके संगठक यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ए बी, जिसमें ए और बी कोई दोस्त है, ठीक है, ये दो दोस्त हैं। अब इसमें से जो एक है, ठीक है, ए थोड़ा सा कमज़ोर है, ए क्या है, कमज़ोर है, वीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है, बी स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, ठीक है, बी क्या है, ताकतवर है। अब कोई तीसरा सी आता है, तीसरा कोई दूसरा दोस्त आता है, वो ए से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बी से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बी से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ए से स्ट्रॉन्ग है, सी आ गया, ठीक है, सी। तो ये सी क्या करेगा, इस ए को इस बी के साथ मिल जाएगा और ए को भगा देगा बाहर, ठीक है, मतलब ये ऐसे दोस्ती कर लेगा और ए को बाहर भगा देगा, बाहर भगा देगा, ठीक है। ए बी कोई दोस्त थे दोनों, जिसमें से ए कमज़ोर है, बी ताकतवर है। अब एक और कोई दोस्त आया ऐसा जो ए से ताकतवर है, थोड़ा सा ए से ताकतवर है, तो ए को वो भगा देगा, ए को भगा देगा और बी के साथ दोस्ती कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके संगठक यौगिक से विस्थापित कर देते हैं या अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रियाशील तत्व है, कौन सा नहीं है। तो एक सक्रियता श्रेणी आती है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी आती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा तत्व किससे अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है, यानी कि कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने संगठक से विस्थापित
कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने संगठक यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Fe है, ठीक है, Fe है। Fe की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, Fe की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो Fe अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। ठीक है, Cu यानी कॉपर, Cu यानी कॉपर, जिसको आप तांबा भी बोलते हो। ठीक है, कॉपर। ठीक है, Fe यानी लोहा, फेरस। ठीक है, लोहा। ठीक है, लोहा। तो जो कॉपर होता है, जो लोहा होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये Fe है, ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। फेरस सल्फेट बना लेगा। फेरस सल्फेट बना लेगा और इसको Cu को, कॉपर को अपने घर भेज देगा। कॉपर को अपने घर भेज देगा और इसके साथ दोस्ती कर लेगा, सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट। ठीक है, तो आ गया। अब और आप बुक में देखना, इसी प्रकार के आपको बुक में एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, बुक में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, जिंक। जिंक होता है, वो भी कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। Zn, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो ये भी इसकी फेरस की तरह ही करेगा। जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को फिर से घर भेज देगा। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लो। ठीक है, अब मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड। अगर बेरियम क्लोराइड प्लस
बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, बेरिलियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, देखो अगर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट, अगर सोडियम सल्फेट के साथ करवाई जाती है, सोडियम सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा, ये देखो ये बेरियम है वो इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बेरियम है, ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, फिर इसके पास यहाँ क्या बचा, क्लोरीन, इसके पास क्या बचा, सोडियम, इसके पास क्या बचा, सोडियम, ये क्या बना लेगा, NaCl, यहाँ क्या बचा, Na, यहाँ Cl। ठीक है, NaCl देखो संतुलित है कि नहीं है, सोडियम कितने, 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, हाँ अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो बेरिलियम क्लोराइड तो यहाँ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो नमक का साधारण नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या नाम बोला जाता है, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। कौन होता है, साधारण नमक। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये इसके साथ अभिक्रिया कर लिया बेरिलियम सल्फेट के साथ और बेरियम सल्फेट बना लिया, और ये बचा सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्वितीय स्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी देखो O जुड़ रहा है ना, O जुड़ रहा है, इसमें भी O जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। अब कौन सी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, सॉरी ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कि जिसमें हाइड्रोजन होती है। ठीक है, फिर आती है अपचयन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन और अपचयन और ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण में परमाणु जुड़ता है, यानी कि परमाणु की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। और दूसरा होता है अपचयन में हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है।